तो पिछले एपिसोड 188 में हमने देखा कि आसमान में एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमेनन दिखाई देता है जहां 2 मून और 9 स्टार्स एक ही लाइन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ यान अपनी कल्टीवेशन पूरी करके एक परफेक्ट सोल क्लोन बना लेता है जो उसकी मेन बॉडी जितना ही पावरफुल होता है। और जाओ यान ने सोल ओरिजिन को पूरी तरह रिफाइन कर लिया है और उसकी सोल कल्टीवेशन हेवनली रियल्म ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। इसके बाद सभी लोग तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम अपीयर होने वाली होती है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी रेजिडुअल हीट ही इतनी टेरिफाइंग है कि पूरा माउंटेन रेंज वेस्टलैंड में बदल चुका है। लेकिन तभी वहां हॉल ऑफ सोल के लीडर हुन मिशेंग और हुन फिंग भी आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में कई एंशिएंट क्लैंस के एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच जाते हैं जहां हुओ शुआन और उसके बाद जुनीर की भी पावरफुल एंट्री होती है। इसी बीच मेडिसिन क्लैन का एल्डर याओ वांगी और उसका डिसाइपल याओ टियान वहां आते हैं और मास्टर याओ लाओ की बेइज्जती करने लगते हैं। ये देखकर जियाओ यान का गुस्सा भड़क उठता है। जब याओ टियान उस पर अटैक करता है तो जियाओ यान सिर्फ एक मूव में उसकी टेक्निक डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जियाओ यान का सोल क्लोन सबके सामने याओ टियान को बार बार थप्पड़ मारकर उसकी बुरी तरह बेइज्जती कर देता है। ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड 189 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां हम देखते हैं कि याओ टियान उल्टे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था और चारों तरफ खड़े लोग उसी को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि याओ टियान तो बेवजह ही खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, एंट्री तो बड़ी धमाकेदार की थी, लेकिन अब देखो इतने सारे थप्पड़ खाकर जमीन पर पड़ा हुआ है। यहां तक कि जी यान भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि ये सच में बेकार इंसान है। जाओ यान, तुमने इसके साथ बिल्कुल सही किया। दूसरी तरफ उसकी बहन याओलिंग भी ये सब देख रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि याओ टियान फिर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो गुस्से से जाओ यान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने थप्पड़ मारकर बदनाम करने की? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन उसकी धमकी सुनकर भी जाओ यान बस मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल याओ टियान गुस्से में हवा में छलांग लगाता है और ये कहते हुए वो अपनी हेवनली फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी हेवनली फ्लेम एक विशाल टर्टल फॉर्म में बदल जाती है जो देखने में बेहद टेरिफाइंग लग रही थी। ये नजारा देखकर आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन सामने खड़ा जाओ यान इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट की 13th रैंक स्पिरिट सबड्यूइंग फ्लेम है। यह सुनकर याओ टियान को लगा कि शायद जाओ यान डर गया है, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में अपनी फ्लेम को जाओ यान की तरफ छोड़ते हुए चिल्लाता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जाओ यान बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो धीरे से अपना हाथ उठाकर कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी फ्लेम तुम्हारे जैसे इंसान के हाथों में होगी। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि असली फ्लेम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये कहते ही जाओ यान अपनी हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट कर देता है। लाल रंग की भयानक फ्लेम तुरंत एक फ्लेम ड्रैगन का रूप ले लेती है और अगले ही पल वो ड्रैगन अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे स्पिरिट सबड्यूइंग फ्लेम के अटैक को निगल जाता है। उसके बाद वही फ्लेम ड्रैगन तेजी से आगे बढ़कर याओ टियान के फ्लेम टर्टल पर हमला कर देता है। ये देखकर याओ टियान पूरी तरह शॉक हो जाता है। दोनों फ्लेम्स की टक्कर से एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और उसके असर से याओ टियान घायल होकर पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी उसकी बहन याओलिंग तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। दूसरी तरफ जाओ यान का फ्लेम ड्रैगन बिल्कुल सुरक्षित रहता है और वापस आकर जाओ यान के पास खड़ा हो जाता है। जाओ यान आराम से अपनी पावर डीएक्टिवेट करते हुए याओ टियान से कहता है, इन मामूली स्किल्स के साथ तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन्हीं स्किल्स के भरोसे तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की थी। अब शायद तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई होगी। अब याओ टियान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये देखकर याओलिंग अपने एल्डर से पूछती है, एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए? अपने डिसाइपल की ऐसी हालत देखकर वांग गुई का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो अपना स्टाफ समन करते हुए चिल्लाता है, जाओ यान, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। और ये कहते ही वो अपने स्टाफ की पावर से हवा में एक विशाल क्लॉ हैंड क्रिएट कर देता है और सीधे जाओ यान पर हमला कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जाओ यान अपनी जगह से हिलता तक नहीं, क्योंकि उस अटैक के जाओ यान तक पहुंचने से पहले ही अचानक जी यान बिजली की तरह उसके सामने आ जाती है। वो सिर्फ अपनी एक टांग से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और फिर एक जोरदार पंच मारकर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके इस पावर को देखकर तो वांग गुई भी चौंक जाता है, यहां तक कि उसे खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए तुरंत एक बैरियर क्रिएट करना पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जाओ यान के साथी भी इतने पावरफुल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जाओ यान के बाकी साथी भी तेजी से आगे आकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जी यान तो यहां पर हंसते हुए वांग गुई को ताना मार रही थी। इस बूढ़े को पता ही नहीं कि इसे कब रुक जाना चाहिए। इस पर जाओ यान भी वांग गुई की तरफ देखते हुए कहता है, ये बेइज्जती तुमने खुद चुनी है। और यह सुनकर वांग गुई का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। इससे पहले कि वांग गुई कुछ और कह पाता, तभी अचानक जुनीर और उसके एल्डर तेजी से आगे आ जाते हैं। जुनीर ठंडे स्वर में वांग गुई से कहती है कि जाओ यान और याओ टियान दोनों ही जूनियर्स हैं और जाओ यान ने अपनी स्ट्रेंथ से याओ टियान को हराया है, इसलिए एक बड़े एल्डर को जूनियर्स के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये उसके स्टेटस के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर वांग गुई ताना मारते हुए कहता है कि क्या अब गू क्लैन वाले दूसरों के मामलों में भी दखल देने लगे हैं? तभी एल्डर नन्हाई भी आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए गुस्से में कहते हैं कि जूनियर सिर्फ सच कह रही है, इसलिए इस तरह बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब वांग गुई के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। वो ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है, लेकिन जाओ यान और याओ लाओ, ये मत सोचना कि तुम हमें बेइज्जत करके बच जाओगे। हमारा याओ क्लान दूसरों के मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन जो हमसे पंगा लेता है उसे हम सबक जरूर सिखाते हैं। ये सब सुनकर मास्टर याओ लाओ भी आगे आ जाते हैं और कहते हैं, वांग गुई, याओ क्लान में तुम्हारे पास इतनी पावरफुल पोजीशन है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे क्लैन के लिए और क्या होगी। फिर वो आगे कहते हैं कि याओ क्लैन उनका असली घर है और एक दिन वो अपने पेरेंट्स का नाम क्लैन के मॉन्यूमेंट पर जरूर लिखवाएंगे। लेकिन ये सुनकर वांग गुई हंसने लगता है और कहता है, याओ लाओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह ही मीडियोकर थे। ऐसे लोगों का नाम हमारे क्लैन के मॉन्यूमेंट पर कभी नहीं लिखा जाएगा और तुम भी इसके लायक नहीं हो। ये सुनते ही जाओ यान का गुस्सा भड़क उठता है। वो आगे बढ़कर ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में कहता है, कमीने, अपनी हद में रहो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म नहीं कर सकता। जैसे ही जाओ यान गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी पावर के दबाव से आसपास की स्पेस में क्रैक्स पड़ जाते हैं। माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक नीचे से एक भयानक एनर्जी उठती है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने आखिरकार अपना सील तोड़ दिया था। ये देखते ही सब लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब असली ट्रेजर सामने आने वाला था। जाओ यान अभी भी गुस्से में था और वांग गुई से बदला लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन तभी मास्टर याओ लाओ से रोकते हुए कहते हैं, पहले सबसे जरूरी काम है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना। यह सुनकर जाओ यान खुद को शांत करता है। दूसरी तरफ वांग गुई भी अपने लोगों को लेकर नीचे की तरफ चला जाता है। इसके बाद जाओ यान अपने मास्टर से कहता है, एक दिन मैं आपके साथ याओ क्लैन जाऊंगा और आपकी जितनी भी बेइज्जती हुई है उसका पूरा बदला आपके सामने लूंगा। मास्टर याओ लाओ बस हल्का सा सिर हिलाकर उसकी बात मान लेते हैं। फिर जाओ यान अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें भी नीचे जाना होगा। इसके बाद सभी लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस में प्रवेश करने लगते हैं। ये जगह बेहद अजीब थी। चारों तरफ जली हुई जमीन, आग और उबलता हुआ लावा दिखाई दे रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। जाओ यान उस टेरिफाइंग हीट को महसूस करते हुए जुनीर से कुछ कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वहां कोई भी नहीं होता। उसे समझ में आ जाता है कि टेलीपोर्टेशन के कारण सभी लोग अलग अलग जगहों पर बिखर गए हैं। वो सोचता है कि पहले उसे अपने साथियों को ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, अचानक सामने हॉल ऑफ सोल की एनर्जी दिखाई देती है जो सीधे उस पर हमला करती है। जाओ यान तुरंत साइड में हटकर उस अटैक को डॉज कर लेता है और तब उसे पता चलता है कि वो एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि हुन मिशिंग की है। लेकिन हुन मिशिंग अकेला नहीं था, उसके साथ हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी लीडर और हुन फेंग भी मौजूद थे। तीनों मिलकर जाओ यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुन मिशिंग ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हें पकड़कर हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा और फिर आराम से तुमसे निपटूंगा, लेकिन लगता है किस्मत चाहती है कि यही तुम्हारा अंत कर दिया जाए। जाओ यान उसकी बातें सुनकर गुस्से में पूछता है कि आखिर वो क्या करने वाला है। इस पर हुन मिशिंग मुस्कुराते हुए कहता है, घबराओ मत, मैं तो बस तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारा एक खास इंसान अभी भी मेरे पास है। ये कहते हुए वो अपनी पावर से हवा में एक पोर्टल खोल देता है। उस पोर्टल के दूसरी तरफ जाओ यान देखता है कि उसका फादर हेवी चेन्स में बंधा हुआ है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। ये सीन देखते ही जाओ यान जोर से अपने फादर का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ उसके फादर भी उसे देखकर उसका नाम लेते हैं। ये देखकर जाओ यान गुस्से में चिल्लाता है, अभी के अभी मेरे फादर को छोड़ दो। लेकिन हुन मिशिंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूं। पहला, मुझे एंशिएंट एम्परर तुओशे का एम्परर जेड लॉकेट दे दो और अपने हाथ पैर खुद ही तोड़ लो। उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। और दूसरा ऑप्शन, तुम अपने हाथों से अपने फादर को मार दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उन्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि वो तड़प तड़प कर मरेंगे। ये कहते हुए हुन मिशिंग सच में जाओ यान के फादर को दर्द देना शुरू कर देता है। ये देखकर जाओ यान तुरंत अपने पास से तुओशे एम्परर का जेड लॉकेट निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये लॉकेट दे दूंगा, बस मेरे फादर को छोड़ दो। उसी समय उसकी बॉडी से कई हेवनली फ्लेम्स भी भयानक तरीके से निकलने लगती हैं। लेकिन उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं, जाओ यान, इस कमीने पर भरोसा मत करो। ये सुनकर हुन मिशिंग और भी ज्यादा हंसने लगता है और उन्हें और ज्यादा दर्द देने लगता है। जाओ यान गुस्से में चिल्लाता है, रुक जाओ। पास खड़े डेप्यूटी लीडर और हुन फेंग भी ये सब देखकर मजे ले रहे थे। फिर हुन मिशिंग हंसते हुए कहता है, लगता है अब तुम्हारे फादर को जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें भी मारकर ये जेड पीस खुद ले सकता हूँ। और अगले ही पल वो जाओ यान की आंखों के सामने उसके फादर को मार देता है। ये नजारा देखकर जाओ यान पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसने अपने फादर को खो दिया। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पीछे मुड़कर चीखता है, कमीने, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी हेवनली फ्लेम्स इतनी खतरनाक तरीके से बाहर निकलने लगती हैं कि उसकी अपनी बॉडी पर भी क्रैक्स पड़ने लगते हैं। गुस्से में जाओ यान पूरी स्पीड से हुन मिशिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम उसके दिल तक पहुंच जाती है और उसका बॉडी हार्ट अचानक एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ की जगह टूट फूट जाती है और तभी जाओ यान को पता चलता है कि वो असल में एक इल्यूजन में फंस गया था। ये इल्यूजन हर इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है, वो चीज जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और जिसे खोने से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है।
और जाओ यान के लिए वो चीज उसके फादर थे। इल्यूजन टूटने के बाद जाओ यान धीरे से कहता है, फिक्र मत कीजिए फादर, मैं आपको बचाने जरूर आऊंगा। अब वो चारों तरफ देखता है तो पता चलता है कि वहां बहुत से लोग अभी भी इन इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं और बुरी हालत में है। जाओ यान उड़ते हुए आगे बढ़ता है और मास्टर याओ लाओ को ढूंढने लगता है। क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कुछ ही देर में उसे मास्टर याओ लाओ की लोकेशन मिल जाती है। वो देखता है कि मास्टर याओ लाओ भी एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं और बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। जाओ यान तुरंत उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मास्टर प्लीज जाग जाइए। ये सुनते ही मास्टर याओ लाओ अचानक होश में आ जाते हैं। हालांकि वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। जाओ यान उन्हें संभालते हुए पूछता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? इस पर मास्टर याओ लाओ हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। दोनों आसपास की जगह को देखते हैं। हर तरफ अजीब सा घना फॉग फैला हुआ था। जाओ यान कहता है, यहाँ का ये फॉग बहुत अजीब है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और मास्टर याओ लाओ भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। जाओ यान और मास्टर याओ लाओ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस अजीब जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे। चलते चलते उन्हें सामने एक पैलेस जैसी जगह दिखाई देता है, जहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा पुल बना हुआ था। दोनों सावधानी से उस पुल पर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक मास्टर याओ लाओ को महसूस हुआ कि उनके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पता चला कि वो उनके अपने ही साथी थे। जुनीर भी जाओ यान को देखकर खुशी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी मास्टर याओ लाओ तुरंत जाओ यान को रोकते हुए कहते हैं, जरा ठहरो, ये एक इल्यूजन भी हो सकता है, यहाँ हर चीज पर भरोसा मत करो। ये सुनकर जाओ यान अलर्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जुनीर की आंखों में ध्यान से देखता है। उसे उसकी आंखों में वही सच्चा प्यार दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये इल्यूजन नहीं है। वो मुस्कुराकर कहता है, ये इल्यूजन नहीं हो सकता। ये देखकर जी यान हंसते हुए कहती है, लो ये दोनों फिर से शुरू हो गए। और ब्रदर किंग यांग भी मजाक करते हुए कहता है, देखो इन्होंने फिर से हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। जाओ यान उनकी बात सुनकर पूछता है, तुम सब ठीक तो हो? सब लोग जवाब देते हैं कि वे ठीक हैं। तभी जी यान बताती है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इतनी खतरनाक नाइटमेरिश हेवन फॉग भी छोड़ सकती है। ये सुनकर जाओ यान हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इस नाइटमेरिश हेवन फॉग का नाम सुना था। तभी एल्डर ननहाई समझाते हैं कि ये असल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पिछले मालिक डीमन सेंट की एक ओरिजिनल स्किल थी। इस टेक्निक को नाइटमेरिश हेवन फॉग कहा जाता है। कहा जाता है कि इस इल्यूजन की ताकत इतनी भयानक थी कि वो पूरे शहर को सदियों तक इल्यूजन में फंसाकर रख सकता था। एल्डर ननहाई आगे बताते हैं कि लगभग 2000 साल पहले ये फ्लेम इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन अब लगता है कि उसने खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है और अब वो इस स्किल को भी इस्तेमाल कर रही है। सब लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से किसी ने मास्टर याओ लाओ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जाओ यान ने उस अटैक को पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। वो तुरंत आगे बढ़कर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और मास्टर याओ लाओ को बचा लेता है। अचानक हवा में कई स्पेस क्रैक्स बनने लगते हैं और उन क्रैक्स से कई कल्टीवेटर्स बाहर निकल आते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने होश में नहीं थे। उन्हें देखते ही एल्डर ननहाई समझ जाते हैं और कहते हैं, ये फ्लेम सर्वेंट्स हैं। वे बताते हैं कि ये वे कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने रिफाइन कर लिया है और अब वे उसके सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं। साथ ही वो सबको चेतावनी देते हैं कि ये फ्लेम सर्वेंट्स अगर बहुत पास आ जाएं तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर देते हैं, इसलिए सावधान रहना और इन्हें अपने पास मत आने देना। अगले ही पल वे सारे फ्लेम सर्वेंट्स उनकी तरफ हमला करने लगते हैं। जाओ यान और उसके साथी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने लगते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि मरते समय वे सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो रहे थे, जिससे हालात और खतरनाक बनते जा रहे थे। एल्डर ननहाई समझ जाते हैं कि वे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। तभी उन्हें दूर एक डोर दिखाई देता है। वो तुरंत सबको उस दरवाजे की तरफ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे फ्लेम सर्वेंट्स खड़े थे। ये देखकर जाओ यान सबसे आगे आकर अपनी फ्लेम ड्रैगन को समन कर देता है। उसका फ्लेम ड्रैगन आगे बढ़कर कई फ्लेम सर्वेंट्स को नष्ट कर देता है और उसके सबके लिए रास्ता साफ कर देता है। इसके बाद सभी लोग तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागते हैं। पीछे से बहुत सारे फ्लेम सर्वेंट्स उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार सब लोग उस दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। दरवाजे के बाहर फ्लेम सर्वेंट्स लगातार उससे टकराकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे थे और बाहर से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई भी फ्लेम सर्वेंट्स अंदर नहीं आ पा रहा था। ये देखकर जाओ यान राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि वे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। कहना पड़ेगा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ये स्पेस बेहद खतरनाक है। जुनीर ये सुनकर एल्डर ननहाई से पूछती है, क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? लेकिन एल्डर ननहाई गंभीर होकर कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जगह भले ही शांत दिखाई दे रही हो, लेकिन असल में सुरक्षित नहीं है। बल्कि ऐसा लगता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हमें जानबूझकर यहाँ तक धकेल कर लाई है और इसका मतलब है कि यहाँ आगे इससे भी बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। एल्डर ननहाई की बात सच साबित होती है। जैसे ही वो खतरे की बात खत्म करते हैं, उसी समय अचानक पूरे हॉल के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। चारों तरफ एक अजीब सा रेड कलर फॉग फैल जाता है, जिससे पूरा माहौल और भी डरावना हो जाता है। इसी बीच जाओ यान देखता है कि उसके सामने हवा में एक बेहद पावरफुल कल्टीवेटर खड़ा है। उसके हाथ में एक विशाल जायंट एक्स था, जिससे लगातार खून टपक रहा था।
वो कल्टीवेटर धीरे धीरे नीचे उतरता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ का प्रेशर इतना खतरनाक था कि पूरा हॉल कांप उठता है। जी यान उसकी पावर महसूस करते ही सबको चेतावनी देती है। ये 4 स्टार डू शेंग लेवल का कल्टीवेटर है। ये सुनकर जाओ यान तुरंत एल्डर नन्हाई से पूछता है कि क्या ये भी एक फ्लेम सर्वेंट है। एल्डर नन्हाई जवाब देते हैं कि ये साफ साफ कहना मुश्किल है, क्योंकि बाकी फ्लेम सर्वेंट्स के पास अपनी कॉन्शियसनेस नहीं थी, उन्हें फ्लेम कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इस आदमी के पास अपनी इंटेलिजेंस है, इसलिए ये अलग है और इससे लड़ते समय सावधान रहना होगा। ये सुनते ही जी यान अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है, तो फिर मिलकर इसे खत्म करते हैं। जाओ यान और उसके बाकी साथी भी तुरंत अपनी पावर्स एक्टिवेट करके उस कल्टीवेटर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सामने वाला कल्टीवेटर भी बेहद ताकतवर था। सिर्फ एक एक्स अटैक से वो सबको पीछे धकेल देता है और सीधे जाओ यान पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। वो लगातार जाओ यान पर वार करने लगता है। उसे बचाने के लिए जी यान बीच में कूद पड़ती है, जबकि एल्डर नन्हाई और ब्रदर किंग यांग भी उसकी मदद करने लगते हैं। तीनों मिलकर उस कल्टीवेटर को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन तभी अचानक वो कल्टीवेटर मुस्कुराने लगता है। अगले ही पल वो हवा में छलांग लगाता है और अपने एक्स में खतरनाक एनर्जी इकट्ठा करके सीधे ब्रदर किंग यांग पर हमला कर देता है। किंग यांग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जुनीर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जाओ यान अपने साथियों से कहता है, इसे अकेले अकेले लड़ने की कोशिश मत करो, हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन तभी जी यान अपनी फ्लेम्स एक्टिवेट करके कहती है, मैं इसे अभी जलाकर खत्म कर देती हूँ। पर यह उसकी गलतफहमी साबित होती है, क्योंकि वो कल्टीवेटर बिजली की गति से मूव करता है। अचानक मास्टर हुओ यून का हाथ पकड़ लेता है, फिर वो उन्हें घुमाकर जोर से पीछे की तरफ फेंक देता है और अगले ही पल वो मास्टर हुओ यून के पीछे पहुंच जाता है और अपने एक्स से उन्हें मारने ही वाला होता है। लेकिन आखिरी पल में मास्टर हुओ यून अपनी फ्लेम शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं। हालांकि वो शील्ड बहुत मजबूत थी, फिर भी वो कल्टीवेटर अपने एक्स से उस शील्ड को बीच से काट देता है। इसकी वजह से मास्टर हुओ यून पीछे की तरफ गिर जाते हैं। खुद को संभालते हुए वो हैरान होकर कहते हैं, इसका एक्स मेरी फ्लेम शील्ड को कैसे काट सकता है। लेकिन वो कल्टीवेटर रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वो मास्टर याओ लाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक एल्डर नन्हाई तेजी से आगे आते हैं और मास्टर याओ लाओ को पकड़कर उन्हें वहां से दूर ले जाते हैं। ये देखकर वो कल्टीवेटर उनके पीछे जाने ही वाला था कि तभी जाओ यान अचानक उस पर हमला करके उसका रास्ता रोक देता है। जाओ यान उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कल्टीवेटर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे घुमाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। हालांकि जाओ यान तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो कल्टीवेटर लगातार उस पर हमला करने लगता है। तभी जुनीर अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करके कई गोल्डन बटरफ्लाइज बनाती है, जो उस कल्टीवेटर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर वो कल्टीवेटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने एक्स से एक भयानक स्लैश अटैक सीधे जुनीर की तरफ छोड़ देता है। ये देखकर जाओ यान तुरंत आगे आता है और अपने हैवी रूलर से उस अटैक को काउंटर करता है। लेकिन दोनों अटैक्स की टक्कर से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के असर से हॉल के कई ब्रिजेस टूट जाते हैं। जाओ यान बड़ी मुश्किल से जुनीर को पकड़कर उस हमले से बचा पाता है। ऊपर खड़ा वो कल्टीवेटर अपने अटैक का असर देख रहा था। तभी अचानक पीछे से जी यान की आवाज गूंजती है, तुमने जाओ यान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। और ये कहते हुए जी यान ऊपर से बिजली की तरह नीचे गिरती है और सीधे उस कल्टीवेटर को एक जोरदार पंच मार देती है। जी यान के उस जोरदार पंच की वजह से वो कल्टीवेटर पीछे की तरफ धकेल दिया गया। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से से अपनी पावर अनलीश करने लगा। दूसरी तरफ जी यान भी रुकने वाली नहीं थी। उसने तुरंत अपना स्पीयर समन कर लिया, जिसमें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की पावर भरी हुई थी। वो स्पीयर लेकर तेजी से आगे बढ़ी और उस कल्टीवेटर पर हमला करने लगी। इसी समय एल्डर नन्हाई भी उसकी मदद के लिए आगे आ गए कि जी यान और एल्डर नन्हाई दोनों ही 4 स्टार डू शेंग लेवल के कल्टीवेटर थे, इसलिए दोनों मिलकर कुछ समय तक उस कल्टीवेटर का सामना कर पा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी भी अकेला ही उन दोनों का मुकाबला कर रहा था। नीचे खड़े बाकी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। ऊपर हवा में फाइट बेहद तेज हो चुकी थी। एल्डर नन्हाई अपनी तलवार से लगातार हमला कर रहे थे, जबकि जी यान अपने स्पीयर से वार कर रही थी। लड़ाई के दौरान एक पल ऐसा आया जब एल्डर नन्हाई अपनी तलवार से उसे उलझाए हुए थे। उसी मौके का फायदा उठाकर जी यान ने अपना स्पीयर नीचे से ऊपर की तरफ पूरी ताकत से चलाया। उस अटैक की वजह से उस कल्टीवेटर के हाथ से उसका एक्स छूट गया और उसका कंधा भी घायल हो गया। ये देखकर एल्डर नन्हाई तुरंत आगे बढ़े और उस एक्स को पकड़कर दूर फेंक दिया। ये मौका देखकर जाओ यान खुश हो गया और तुरंत अपनी ग्रेट क्रिएशन हेवनली पाम टेक्निक एक्टिवेट करने लगा। उस टेक्निक से एक भयानक ब्लैक होल बन गया, जो उस कल्टीवेटर को अंदर खींचकर खत्म कर सकता था। उस ब्लैक होल की सक्शन पावर बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन वो कल्टीवेटर भी बेहद ताकतवर था और वो उस खिंचाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी जाओ यान ने जी यान को आवाज दी। अगले ही पल जी यान ने अपनी ड्रैगन एम्परर वॉइड स्पीयर टेक्निक एक्टिवेट करके उस कल्टीवेटर पर हमला कर दिया। उसी समय नीचे से एल्डर नन्हाई ने भी अपनी हेवन एनाइलेशन सील टेक्निक से हमला कर दिया। तीनों के टेरिफाइंग अटैक्स एक साथ उस कल्टीवेटर से टकराए और अगले ही पल वहां एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की वजह से पूरा हॉल हिल गया और पैलेस का मलबा टूटकर नीचे गिरने लगा। ये सब देखकर जाओ यान उस कल्टीवेटर के एक्स की तरफ देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा उस आदमी के अटैक्स बहुत ही फियर्स थे।
अगर जियान और बाकी सब मिलकर उसे नहीं हराते तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होने लगा। वही रेड कलर ऑरा फिर से इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे उस एक्स के आसपास घूमने लगा। अगले ही पल वही कल्टीवेटर फिर से उनके सामने रीइंकार्नेट हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अभी तो उन्होंने उसे मार दिया था, फिर वो दोबारा कैसे वापस आ गया? और सबसे अजीब बात, उसकी बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं थी, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। इसी समय उसकी बॉडी पर अचानक एक मार्क भी समन हो गया। जैसे ही जाओ यान ने उस मार्क को देखा, वो पूरी तरह शॉक हो गया। वो हैरानी से बोल उठा, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे जाओ क्लैन का मार्क है। अब उस कल्टीवेटर के माथे पर साफ साफ जाओ क्लैन मार्क चमक रहा था। जाओ यान हैरान होकर सोचने लगा, आखिर ये आदमी है कौन? और इसी रहस्यमय पल के साथ एपिसोड 189 यहीं पर खत्म हो जाता है।